बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम कारगिल जंग की मुकम्मल दास्तान के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे लापता पाकिस्तानी फ़ौजी जिन्हें वापस कभी न लाया जा सका, इनके बारे में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाजरीन, कारगिल महाज का मैदान जंग एक यकसर मुख्तलिफ जगह थी। ये इंतहाई बुलंदी वाकई मुश्किल तरीन इलाका था। यहाँ मौसम शदीद था और बर्फ के तूफान वाक़ई थे। जब पहाड़ी इलाकों से मैयत या जख्मी नीचे लाना मकसूद हो तो इसे स्ट्रेचर पर बांधा जाता है और कम से कम 2 फौजी एहलकार इसे घसीटते हुए वापस लाते हैं। नाज़रीन, इस जंग में बराह रास्त कमान करने वाला एक साबिक फौजी अफसर ने बताया कि बुलंदी की चौकियों पर सामान पहुंचाने के लिए आमतौर पर 7 से 8 एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें भेजी जाती हैं, मगर ये इंतहाई नामुसाद हालात में सफ़र करती हैं। एक तरफ ये इंडियन आर्टिलरी के निशाने पर होते हैं, दूसरी जानब रास्तों की वजाहत नहीं थी। तीसरा, अगर ये इंडियन फायरिंग से बच भी जाते तो रास्ते में आने वाली किसी न किसी चौकी या पॉइंट पर इन्हें कोई और जख्मी या हलाकशुदा फौजी मिलता जिन्हें वापस लाना होता है। इस तरह इस टीम के 2 फौजी वहीं से जख्मी फौजी के साथ वापस रवाना हो जाते। हत्ता कि सबसे ऊपर वाली चौकी पहुंचने तक इस टीम में सिर्फ 2 या 3 अफराद ही बाकी पहुंचते थे, जिन्हें अक्सर 20 किलो से ज़्यादा वजन उठाना पड़ता ताकि चौकी तक सामान पहुंचाया जा सके। ऐसे हालात में बहुत मुश्किल था कि हर मैयत पहुंचाई जाए। इसके बावजूद पाकिस्तानी फौजी एहलकारों ने अपने साथियों की मैयतें वापस लाईं। नाज़रीन, दूसरी जानब इंडिया और ख़ुद पाकिस्तान में बाज़ हलकों की जानिब से ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान ने कुछ फौजी एहलकारों की मैयतें इसलिए वसूल नहीं की क्योंकि पाकिस्तान ये दावा कर चुका था वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडियन फौजियों पर हमला करने वाले दरअसल कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। इस बारे में बात करते हुए मुतल्लिका ज़राए कहते थे कि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह मुल्क रहा और अमन के लिए तमाम तार इक़दामात भी किए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी के लिए किए गए हालिया इक़दामात भी दुनिया के सामने हैं। इनके मुताबिक इंडिया इस किस्म का मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हमेशा से करता आया है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने शहदा पर फख्र किया, ख्वाह वो किसी भी जंग या ऑपरेशन की क्यों ना हो। ये बात भी ज़ेर गौर लाई जानी चाहिए कि जंग किन हालात में और किस मुकाम पर हुई। कारगिल की जंग एक संगलाख मकाम पर हुई और ऐसे इलाकों में अक्सर कोई ना कोई मैयत दोनों तरफ की रह जाती है, जो कि इरादी तौर पर नहीं होता। नाज़रीन, 26 जुलाई तक कारगिल जंग खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान के फौजी दस्ते दिसंबर 1998 में शुरू की गई इन बेशतर चौकियों से वापस अपने इलाके में आ चुके थे, जबकि कुछ चौकियां पाकिस्तान के पास ही रहीं। तरतूक के इलाके में दाड़ते दरियाई शिवोक के करीब बर्फ पोश डलवानों पर इंडियन फौजियों को कई हफ्तों बाद कैप्टन हनीफुद्दीन की लाश मिल गई। इन्हें इंडियन फौजी एजाज वीर चकरा दिया गया। इनकी तदफीन नई दिल्ली में हुई, लेकिन कैप्टन फरहत हसीब की किस्मत मुख्तलिफ थी। इनकी मैयत आज भी वहीं बर्फ की तह तले दफन है। शियोक मौत का दरिया है जो न सिर्फ कई मार्कों का वायद और खामोश गुआ है, बल्कि इनमें मारे जाने वाले जवानों की लाशों पर तनाम मातम कुनाह भी रहा। इंडिया के जेर इंतजाम लद्दाख के रास्ते पाकिस्तान के इलाके बल्तिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाई शोक का लफ्जी मैनी भी मौत ही है। लगभग 23 बरस पहले इन्हीं दिनों में ठाठे मारते शोक का शोर जो आम दिनों में दूर से सुनाई देता है, तोप खाने की गोलाबारी की घन गरज के आगे मदम था। और इसी दरिया के किनारे बर्फीली डलवानों पर चंद लाशें बिखरी थीं। इनमें एक पाकिस्तानी फौज के कप्तान फरहत हसीब हैदर थे और दूसरे इंडियन फौज के कैप्टन हनीफुद्दीन। नाज़रीन, ये कारगिल ऑपरेशन के आखिरी दिन थे जिसके दौरान दोनों जानिब से सैकड़ों फौजियों ने बुलंद और बाला चट्टानों पर मौत के साए तले एक ऐसी जंग में हिस्सा लिया जिसे इंडिया में ऑपरेशन वजीह और पाकिस्तान में ऑपरेशन कोई पैमा का नाम दिया गया। ये जंग कई सेक्टर्स में तकसीम माज पर लड़ी गई, जिनमें से एक दरियाई शोक के साथ था। नाज़रीन, कैप्टन फरहत का तलक पाकिस्तान की 7 NLI रेजिमेंट, जबकि कैप्टन हनीफ इंडिया की 11 राजपूताना राइफल्स के अफसर थे। ये दोनों 2 अलग अलग मार्कों में जान गंवा बैठे। नाज़रीन, इंतहाई शदीद मौसम, दुश्वार गुजार रास्तों और 2 अफवाज की एक दूसरे पर मुसलसल फायरिंग ने इनकी लाशों तक रसाई नामुमकिन बना दी। कैप्टन फरहत हसीब ने इंडियन स्काउट्स के खिलाफ एक जवाबी हमला करना था। इनके साथ 11 जवान थे, जबकि वो खुद इस दस्ते की कमान कर रहे थे। उन्होंने कुछ घंटों में ही अपना हदफ हासिल कर लिया। इस दौरान 24 इंडियन फौजी हलाक हुए। इससे कबल के वो वापस हिफाजती मकाम की जानिब पलटते, बुलंदी पर मौजूद इंडियन चौकियों से तोपखाना की गोलाबारी शुरू हुई और वो अपने साथियों समेत इसकी जद में आ गए।
इस मार्के में 2 पाकिस्तानी जवानों के अलावा कोई जिंदा नहीं बच सका। इनमें से भी एक बाद अज़ां हलाक हो गए। बचने वाले वाहिद सिपाही मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक कैप्टन फरहत हसीब बादरी से आखिरी दम तक लड़ते रहे। नाज़रीन, इस वाक़े से सिर्फ 3 ही दिन कबल इसी सेक्टर में इंडिया के कैप्टन हनीफुद्दीन पाकिस्तानी फौज से एक पोस्ट वापस लेने के लिए कार्रवाई पर निकले थे। इंडियन फौज तरतोक की चोटियों पर बनी चौकियां वापस लेने की कोशिश कर रही थी। कैप्टन हनीफुद्दीन भी एक निडर फौजी की तरह बहादुरी से लड़े, मगर मिशन में कामयाब ना हो सके और मतलूबा पोस्ट हासिल ना कर सके। पाकिस्तानी फौजी दस्तों ने इनका हमला पसपा कर दिया। कार्रवाई के दौरान कैप्टन हनीफुद्दीन अपने साथियों समेत जान से हार गए। नाज़रीन, ये इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम इलाका था। दाढ़ते दरियाई शोक के किनारे इनकी लाशें कई हफ्तों बर्फ पर बिखरी रहीं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जंग मई से जुलाई 1999 के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल की इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके कारगिल और इससे मुतसिल बर्फानी चोटियों पर लड़ी गई। इस जंग में होने वाली हलाकतों के दुरुस्त एदाद व शुमार मुयसर नहीं, मगर इंडिया में 500 से ज़्यादा फौजियों की हलाकत हुई और पाकिस्तान में ये तादाद 300 से 500 के दरमियान बताई जाती है। नाज़रीन, 1999 की कारगिल जंग क्यों और कैसे शुरू हुई, इस बारे में बहुत कुछ कहा गया। इस जंग का एक इंसानी पहलू ऐसा भी है जो ज्यादा तवज्जो का मरकज नहीं रहा। 23 साल बाद ऐसे खानदान आज भी मौजूद है जो मास पर जाने वाले अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी मौत की खबर तो आ गई मगर वो खुद हजारों फीट की बुलंदी पर बर्फ की चादर तले न जाने किन मकामात पर दफन हो गए। नाजरीन, इन फौजी एहलकारों की दुरुस्त तादाद से मुतल्लक एदाद शुमार पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। इस हवाले से इंटरनेट पर मौजूद एक फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के 25 अफसरान कारगिल की जंग के दौरान शहीद हुए, जिनमें 4 अफसरान को मिसिंग ब्लूड क्लिड यानी वो जो लापता हैं मगर इन्हें शहीद तस्वर किया जाए। नाज़रीन, इनमें बुनियाल सेक्टर में कैप्टन एहसन वसीम सादिक, शियोक सब सेक्टर में कैप्टन तैमूर मलिक, बुनियाल सेक्टर में ही मेजर अब्दुल वहाब और टाइगर हिल्स पर मेजर अरशद हाशिम शामिल हैं। इनमें से कैप्टन तैमूर मुल्क की मैयत बाद अज़ां पाकिस्तान पहुंची। कैप्टन अमार हुसैन और कैप्टन फरहत हसीब हैदर के नाम भी शामिल हैं। और इन फौजी एहलकारों की मैयतें क्यों नहीं लाई गई? पाकिस्तानी फौज में तैनात और ऑपरेशन कोई पैमा यानी कारगिल जंग का बराह रास्त हिस्सा रहने वाले साबिक फौजी अफसरान से बात हुई। नाज़रीन, आपने कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम तो यकीनन सुना होगा, जिनकी कारगिल जंग के दौरान बहादुरी की तारीफ खुद इंडियन फौज ने भी की। इन्हें पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर भी दिया गया, लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान की जिंदगी के इस आखिरी ऑपरेशन में इनके साथ एक और अफसर भी शरीक थे जो वापस नहीं आ सके। ये कैप्टन अमार हुसैन थे, जिनके नाम पर रावलपिंडी में चकलाला गैरिजन के सामने अमार शहीद चौक बनाया गया। गुमान है कि कैप्टन अमार हुसैन टाइगर हिल्स पर ही दफन है। कैप्टन अमार के घर में दाखिल हो तो ड्राइंग रूम में इनकी तस्वीर और मेडल नजर आते हैं। इनकी वालदा कभी अपने बेटे से होने वाले आखिरी मुलाकात, कभी दौरान जंग इनकी बहादुरी के किस्से और फिर साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वो वादे याद करती हैं जिनकी तकमील नहीं हो सकी। कैप्टन अमार हुसैन 14 जून 1999 को आखिरी बार अपनी वालदा से मिलने आए। वो रात मेरे लिए सुकून की आखिरी रात थी। मुझे कहा कि अम्मी लेटे मैं टांगे दबाऊं। वो हमेशा मेरी टांगे दबाता था, नीचे बैठता था। जब 15 जून को कॉल आई तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि तुम क्यों ट्रैक बदल रहे हो, इतनी अच्छी यूनिट छोड़कर तुम SSG में आ गए हो। वो मेरे सामने जमीन पर बैठा और मुझे कहा कि तो फिर अम्मी मुझे क्यों फौज में भेजा था। कैप्टन अमार पहले गिलगित के करीब नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सेंटर बोंजी पहुंचे, जहां से इनको अस्तोर के रास्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ गिलतरी के मकाम पर रवाना कर दिया गया। नाज़रीन, गिलतरी में इनकी मुलाकात 12 NLI रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल खालिद नज़ीर से हुई, जो बाद बतौर ब्रिगेडियर फौज से रिटायर हुए। इनकी आखिरी मंजिल टाइगर हिल्स थी, जहां वो 25 जून को पहुंच गए। कैप्टन अमार हुसैन को यहाँ कैप्टन कर्नल शेर खान मिले, जो इनके दोस्त थे। दोनों पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में एक ही कोर्स के साथ थे और एक ही कमरे में भी रह चुके थे। टाइगर हिल्स पर कैप्टन कर्नल शेर खान और कैप्टन अमार हुसैन की इंडियन फौजियों के साथ मार्के की तस्दीक इनकी वालदा के अलावा इस वक्त के ब्रिगेडियर कमांडर ने भी की। टाइगर हिल्स पर पाकिस्तानी फौजियों ने 3 दफाई लाइनें बना रखी थी, जिन्हें कोड नंबर 129 A, B और C दिया गया था। इंडियन फौजी 129 B पर इस दफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए थे। यहाँ टाइगर हिल्स की चोटी पर सबसे बड़ी और अहम चौकी पर मेजर अरशद समेत 23 फौजी एहलकार मौजूद थे। जब इंडियन फौज ने 129 B पर कब्जा किया तो कैप्टन कर्नल शेर और मेजर अरशद की चौकी के दरमियान दफाई लाइन खत्म हो गई। कैप्टन कर्नल शेर खान और कैप्टन अमार हुसैन ने मेजर अरशद समेत दीगर साथियों को महफूज बनाने के लिए ऑपरेशन करना था।
4 जुलाई को कैप्टन शेर खान अपने दोस्त कैप्टन अमार से मिलने आए। रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज अदा की और कैप्टन अमार के साथ हमले पर निकल गए। उन्होंने पोस्ट के इर्द इंडिया की ब्लॉगिंग पोजीशन को तबाह किया और वापस आ गए। जब वापस पहुंचे तो सुबह हो गई थी और इंडियन आर्मी की गोलाबारी और फजाई हमला शुरू हो गया था। अमार वापस आए और कहा, शेर खान उठो, बहुत देर हो गई है। कैप्टन शेर खान कहने लगे, पहले नमाज पढ़ लें। तो अमार ने कहा कि नहीं, नमाज ऊपर पढ़ेंगे। एक सूबेदार ने कहा, सर अब तो रोशनी हो गई है। तो कैप्टन कर्नल शेर खान ने उन्हें कहा कि बुज़दिलों वाली बातें करते हो। इनके हमरा 7 या 8 जवान भी थे। इसके बाद जब वो लड़ने निकले तो शहीद होते गए। आखिर में शेर खान और अमार बच गए। वहाँ एक आरजी चोटी थी और दोनों इससे आगे गए। वहाँ इंडियन कैंप था, हाथ उठा लेते तो बच जाते, मगर उन्होंने हथियार नहीं डाले। दोनों स्नाइपर की गोलियों से शहीद हुए। अमार को सर, सीने और टांग पर गोली लगी और फिर वो गिर गए। नाज़रीन, इस कार्रवाई के बाद कैप्टन कर्नल शेर खान की मैयत तो पाकिस्तान के हवाले कर दी गई, मगर कैप्टन अमार और दीगर साथियों को इंडियन फौज ने टाइगर हिल्स पर ही दफन कर दिया। जंग खत्म होने के बाद इंडियन फौज ने कौमी और बैन अल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों को इलाके का दौरा कराया और एक मकाम पर पाकिस्तानी परचम में लिपटी मैयतों की नमाज जनाजा और तदफीन करते हुए दिखाई दिए। नाज़रीन, ये वो खबर थी जिससे कैप्टन अमार की वालदा के दिल को कुछ तसल्ली मिली, जो मुसलसल यही चाहती थी कि इनके बेटे की मैयत वापस लाई जाए। वो बताती हैं कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इनसे वादा भी किया था कि मैयत वापस लाई जाएगी। वो याद करती हैं कि जनरल मुशर्रफ हमारे घर आए और मुझसे पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा हमारे बच्चे वापस ले आए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम जरूर लाएंगे। कैप्टन अमार तना ऐसे अफसर नहीं जो बर्फ पोस्ट चट्टानों पर दफन है। ऐसे ही एक अफसर मेजर अरशद भी थे। जाने से पहले अपने आला अफसरान को कहा कि मैं इस चौकी का मुकम्मल दफा करूंगा और अगर ऐसा ना कर सकूं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। नाज़रीन, जब इंडियन फौज ने 3 दफाई लाइनों में से एक पर कब्जा कर लिया तो मेजर अरशद समेत 23 फौजी एहलकारों के लिए वापसी मुमकिन न रही। ये 4 जुलाई का दिन था और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तो तय पा गया, लेकिन महाज पर लड़ाई जारी थी। पाकिस्तानी फौजियों को जो वापस लौट रहे थे, मुसलसल इंडियन गोलाबारी का सामना था। 5 जुलाई को कैप्टन कर्नल शेर खान और कैप्टन अमार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए मेजर अरशद की पोस्ट तक रसाई में आयल इंडियन पोस्ट के खात्मे की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। मेजर अरशद और उनके साथी अब हर तरफ से इंडियन चौकों की जिद में थे। यहाँ इनके पास एक बहुत महदूद और रिस्क से भरपूर ऑप्शन था। उन्होंने अपने साथियों को टोलियों में तकसीम किया और इनको इंडियन चौकियों की नाक तले एक खुफिया रास्ते से गुजरने के लिए छलांग लगाने का हुक्म दिया। इनके साथ मौजूद तमाम एहलकारों ने ऐसा ही किया और बर्फीली ढलवानों पर फिसलते हुए वापसी के रास्ते की तरफ बढ़े। हैरानकुन तौर पर इस पोस्ट के तमाम फौजी एहलकार जिंदा सलामत वापस पहुंचे, मासवाए मेजर अरशद। साबिक फौजी एहलकार के मुताबिक मेजर अरशद पोस्ट पर रहने वाले आखिरी अफसर थे। वो कहते हैं कि उन्होंने मेजर अरशद के हमरा आखिरी फौजी एहलकार से पूछा कि वो कहाँ रह गए, तो उनको जवाब मिला कि मेजर अरशद ने इस वक्त तक डलवान से छलांग न लगाई जब तक बाकी फौजी वहां से निकल न गए। मैं मेजर अरशद के साथ था। उन्होंने मुझे चौकी से उतरने का कहा, मैंने भी ऐसा ही किया और फिर मैंने मेजर अरशद को छलांग लगाते सुना, लेकिन इसके बाद हमें कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। नाज़रीन, ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान की जानिब से जंग में हलाक होने वाले अफसरान और जवानों की मैयतें वापस नहीं आई। ऐसी ज्यादातर मैयतें वापस लाई गई थी। इस जंग की एक और अहम बात यह थी कि हुकूमत ने फौजी दस्ते वापस बुलाने का फैसला तो कर लिया था, मगर ये गैर मशरूत मुआहदा था। इसमें सीज फायर तक शामिल नहीं था। आमतौर पर जब जंग के खात्मे का ऐलान किया जाता है तो फायर बंदी का मुआहदा तय पाया जाता है और फौजी दस्तों को इतला दी जाती है कि फलां सुबह फायर बंदी हो जाएगी और इसके बाद ट्रोप्स वापसी की तैयारी करते हैं। मगर कारगिल जंग में सीज फायर नहीं किया गया। किसी भी जंग या फौजी ऑपरेशन के बाद ये असूल है कि दस्ते एक ग्रुप की शक्ल में वापस आने की बजाय 2 या 3 एहलकारों पर मुश्तमिल छोटी छोटी टोलियों में सफर करते हैं। एक पॉइंट तय किया जाता है कि इतने किलोमीटर बाद फलां जगह सब इकट्ठे होंगे। ऐसा दुश्मन के वार से बचने के लिए किया जाता है ताकि वो सब को एक ही बार निशाना न बना सकें। कारगिल में जब सीज फायर के बगैर वापसी का अमल शुरू हुआ तो इंडियन फौज ने इससे फायदा उठाया और हमारे 2-2, 3-3 की टोलियों में आते फौजियों को गोलाबारी का निशाना बनाया, जिनके पास अपने दफा के लिए कुछ नहीं था। इसलिए ये पता लगाना नामुमकिन था कि वो कहाँ और किस इलाके में फायरिंग का निशाना बने। इन पहाड़ी चोटियों पर ना कोई निशान थे, ना ट्रैक बने थे जिन्हें फॉलो किया जाता। ये इलाके इंतहाई दुश्वार गुजार थे, जहाँ दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से कई दर्जे नीचे रहता था। हजारों फीट की बुलंदी पर सांस लेने में दुश्वारी होती है
اور اس قدر بلندی کی چڑھائیوں کے لیے ایک فوجی اپنے ساتھ صرف 20 کلو وزن رکھ سکتا ہے۔ اس میں کھانے پینے کی اشیاء، اسلحہ اور دیگر ساز و سامان شامل تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے شہداء پر فخر کیا، خواہ وہ کسی بھی جنگ یا آپریشن کی کیوں نہ ہو۔ یہ بات بھی زیر غور لائی جانی چاہیے کہ جنگ کن حالات میں اور کس مقام پر ہوئی۔ کارگل کی جنگ ایک سنگلاخ مقام پر ہوئی، اور ایسے علاقوں میں اکثر کوئی نہ کوئی میت دونوں طرف کی رہ جاتی ہے، جو کہ ارادی طور پر نہیں ہوتا۔ 26 جولائی تک کارگل جنگ ختم ہو چکی تھی۔ پاکستان کے فوجی دستے دسمبر 1998 میں شروع کی گئی۔ ان بیشتر چوکیوں سے واپس اپنے علاقے میں آ چکے تھے، جبکہ کچھ چوکیاں پاکستان کے پاس ہی رہیں۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔